हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग्स। तो अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम इस सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हम जानेंगे और उनको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे यहीं से आप अगर अपने आंसर की शुरुआत करते हैं तो आपका जो आंसर होता है एक बेहतर आंसर होता है और आपको फुल मार्क्स दिए भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है सुनामी। तो सुनामी है क्या? तो सबसे पहले सुनामी के बारे में जानते हैं। तो सुनामी एक प्रकार की विशाल समुद्री लहर होती है जो समुद्र तल के नीचे आए भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन या किसी अन्य तीव्र गतिशील घटना के कारण उत्पन्न होती है और जो अत्यधिक वेग से समुद्र तट की ओर बढ़कर व्यापक विनाश करती है। तो सुनामी समझ लीजिए कि एक ऊंची लहर है, एक समुद्री लहर है और इसका रीज़न क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो गतियाँ हो रही हैं उन गतियों की वजह से क्या होता है, भूकंप, विस्फोट, भूस्खलन, ये सारी चीज़ें होती हैं और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब जाके क्या होता है, हमारी सुनामी आती है। तो सुनामी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके नीचे आते हैं भूकंप दिया है। जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो धरती हिलती है, इसी को भूकंप कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्थल मंडल बना है वो कई सारी छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना होता है और ये प्लेटें लगातार आपस में घर्षण करती रहती हैं और इनका घर्षण करना या हिलना डुलना ही क्या होता है, भूकंप का कारण होता है। जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो धरती हिलती है, इसी को भूकंप कहते हैं। तो आई होप कि आपको भूकंप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन का रीज़न भी यही होता है कि धरती की प्लेटें हिलती डुलती हैं, टकराती हैं। तो जब पहाड़ या ढलान से मिट्टी या चट्टान या पत्थर ढलकर नीचे गिरता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। आपने काकोरम पर्वत श्रृंखला है जो वहाँ पे पत्थरों को काट के रास्ते बनाए गए हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो वहाँ पे यात्री जाते हैं उनके ऊपर पत्थर गिर जाते हैं या सीधी खाई में गिर जाते हैं। तो ये सारी समस्या भूस्खलन होती है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे खिसक कर ऊंचे भाग से ढलाने भाग पर आती है। उसके बाद आ जाते हैं बाढ़। क्या है भाई? बाढ़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब नदियों, तालाबों या बारिश का पानी ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाता है और खेत, सड़क या घर पानी में डूब जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। यहाँ पे जिस लैंग्वेज में हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सरल और इजी लैंग्वेज है। तो बाढ़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा होना ही बाढ़ होता है। और ये बाढ़ क्या होती है, विनाशकारी होती हैं। ये कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे भारी नुकसान होता है। उसके बाद सूखा के बारे में देख लेते हैं। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। सूखा का मतलब आप समझ जाइए कि लंबे समय से बारिश नहीं हुई। अभी पिछले वर्ष ऐसा ही कुछ हुआ था कि बारिश ना के बराबर हुई थी और कहीं हद पर पानी भी नहीं रह गया था, तो उस स्थिति को हम सूखा बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं चक्रवात पे। चक्रवात क्या है? जब हवा पानी बहुत तेज़ गति से गोल गोल घूमती है और बारिश और तूफान लाती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। देखो, चक्रवात में दो मुख्य इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट ये है कि जब हवा पानी बहुत तेज, यानी हवा पानी दोनों रहना चाहिए और बहुत तेज़ गति से गोल गोल घूमती है और भारी बारिश और तूफान लाती है तो उसे चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम ज्वालामुखी को देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी एक पर्वत या दरार होता है। पर्वत या दरार होता है जिससे धरती के अंदर से गर्म लावा पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं और इसका भी रीज़न यही है कि पृथ्वी के अंदर की गतियाँ, पृथ्वी के अंदर का तापमान जब बढ़ता है तब ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ज्वालामुखी एक पर्वत दरार होता है। मतलब आप एक रोटी, सूखी रोटी लीजिए, उसको मरोड़ेंगे तो आप देखेंगे रोटी में दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों से ये लावा बाहर निकलता है और इसी लावे के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या होती है, ये क्या होती, ज्वालामुखी होता है। और ज्वालामुखी बहुत ही गर्म इसलिए होता है क्योंकि अंदर से जो लावा निकलता है वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक। क्या है? जब धरती का निर्माण कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर हुआ हो उन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। आपने सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में।
तो जो हमारा स्थलकंडल का भाग है वो लगभग 6 बड़ी प्लेटों से और नहीं 7 बड़ी प्लेटों से और 6 छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हीं प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट बोला जाता है, जो ये आपस में हिलती डुलती और घर्षण करती रहती हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में देख लेते हैं। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ों का मेल ही एनवायरनमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक चीज़ का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे घास फूस, जो भी हमारी चीज़, पेड़ पौधे हैं, ये सब प्राकृतिक है। मानव निर्मित का मतलब जैसे मानव ने अपना घर बनाया, उसके बाद पशुओं को पाल कर उनसे लाभ कमा रहा है, खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, आसपास पार्क हैं, ये सारी चीज़ें मिल के हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। उसके बाद इकोलॉजी क्या होता है? जीव और उनके पर्यावरण के बीच के रिश्ते का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। मतलब एक इंसान अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब बारिश आती है तो वो धान की खेती करता है, जब धूप अधिक होती है तो वहाँ पे गेहूँ की खेती की जाती है। तो वो अपने प्रकृति को समझकर उस अनुसार से अपना सामंजस्य बैठाता है, तो इसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब आ जाते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वह जगह जहाँ पर सभी जीव अजीव या सजीव आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे एक पौधा खड़ा होता है तो पौधा कैसे खड़ा होता है? पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? सामंजस्य बैठाए हैं, और इसी सामंजस्य की वजह से क्या होता है, उन दोनों का लाइफ सर्वाइव होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इकोसिस्टम में मोस्टली हम यही समझते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोडाइवर्सिटी क्या है। धरती पर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, इंसान से लेके चींटी, कीड़े मकोड़े। तो हर जानवर में अलग अलग क्वालिटीज़, विशेषताएँ होती हैं। तो उन सभी के समूह को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। एक छोटा सा शब्द जो डिफाइन करता है कि पृथ्वी पर लाखों की संख्या में प्रजातियां हैं, लाखों की संख्या में जीव हैं। तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में समझ सकते हैं। और अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे विकास हो, लेकिन उससे क्या हो, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखें। जैसे मुझे अपने घर में, मतलब मुझे अपने गांव में विकास करना है, तो मेरे एरिया में कोयले की बहुत ज़्यादा मात्रा है। कोयले का उपयोग हम करके क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे चूना पत्थर एलिमेंट्स बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारा घर बन रहा है। तो हमको उनका ऐसा उपयोग करना है कि ताकि वो पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और कम से कम नुकसान हो, और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे ताकि वो भी उनका उपयोग कर सकें। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं और जंगल नष्ट होते हैं, तो उससे उन्हें वनों की कटाई कहा जाता है। इसका मतलब वनों की कटाई होता है। और अब हम देखेंगे केमिकल या न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है। जब किसी खतरनाक रसायन का लीकेज, विस्फोट या गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और उससे इंसानों, जानवरों या पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसे केमिकल डिजास्टर बोलते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, जो आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से हुआ था। तो हमको इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना होगा। उसके बाद जब परमाणु संयंत्र से रेडिएशन बाहर फैल जाती है और इंसान, पर्यावरण, जीवों को नुकसान पहुंचाता है, तो चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि ये रेडिएशन परमाणु डिजास्टर से, न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड है, इन दोनों को भी अपने सिलेबस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1985 से 86 में जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान भारत का सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। भारत सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को रोकना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना ताकि जंगलों में रह सकें और उनकी संख्या बढ़ सके। 1973 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया। उसके बाद जो हमारा टेहरी डैम है, भारत के 2 प्रमुख जल संसाधन और बांध परियोजनाएं में दोनों आर्थिक विकास और जन आंदोलन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इतनी सारे डिफिनीशन को आप बहुत ही अच्छे से याद करके रख लीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं देख के। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट्स हैं क्योंकि आप अपने जब आपके एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादातर टॉपिक्स यही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं
जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम आपको बेसिक आइडिया तो रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पहले चैप्टर के साथ ज्योग्राफी। तब तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।